नमस्कार, सुर्खियां अखबार की देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी और सबसे पहले बड़ी खबर एक बता देते हैं आपको जो कि पीओके को लेकर के सामने आई। दरअसल ये कहा जा रहा है कि पीओके को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बहुत बड़ा बयान सामने आया। पीओके के लोगों से ये कहा है कि पाकिस्तान आपको समझता है बाहरी, हमारे साथ आप आए। अमर उजाला अखबार ने इस खबर को जगह दी है और कई अखबारों में इस खबर को जगह दी गई है क्योंकि ये बेहद ही बड़ा बयान माना जा रहा है। देखिए, अमर उजाला के फ्रंट पेज पर इस खबर को तरजीह दी गई है। हेडलाइन आपको दिखाई रही है, पीओके के लोगों को पाकिस्तान मानता है विदेशी, ऐसे में हमारे साथ आए। ये कहा है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। देखिए, चूंकि विधानसभा चुनाव होने हैं जम्मू कश्मीर में, ऐसे में ये जो इनका बयान है ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और इस बीच देखिए, कश्मीर के लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को तो जो कि भारत में हिस्सा आता है उनको तो संबोधित किया ही गया, लेकिन साथ ही साथ जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है, जो पीओके के लोग हैं, उन्हें भी बताया गया है कि कहीं ना कहीं वहाँ का जो हिस्सा है उन लोगों को पाकिस्तान जो है वो विदेशी मानता है। ऐसे में वहाँ के लोग किसी भी तरह से फायदा इस बात का नहीं उठा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट में हलफनामा देकर बताया कि पीओके उनका हिस्सा नहीं है, विदेशी जमीन है। यानी पाकिस्तान की सरकार पीओके के लोगों को विदेशी मानती है, लेकिन भारत उन्हें अपना मानता है। आइए हमारा हिस्सा बन जाइए, ये अपील रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करते हुए नजर आए। देखिए, रैली करने पहुंचे थे बनिहाल रामबन में और कहा कि पीओके भारत का था, भारत का है और भारत का रहेगा। उन्होंने जम्मू कश्मीर में भाजपा के समर्थन की अपील करते हुए कहा कि हमारी सरकार जो है क्षेत्र में विकास की पक्षधर है। पीओके के लोग भी कहेंगे हमें पाकिस्तान में नहीं रहना, ऐसी स्थिति है, भारत चले जाएंगे। उन्होंने कहा कि देखिए, पाकिस्तान से बेहतर संबंध तो हम चाहते हैं, लेकिन जिस तरह से सीमा पार से लगातार आतंकवाद की स्थितियां बन रही हैं, आतंकवाद हो रहा है, ऐसे में बातचीत तो नहीं हो सकती। पहले आतंकवाद को खत्म करना होगा आपको, इस तरह से जो हमले हो रहे हैं इन्हें रोकना होगा, उसके बाद जाकर बातचीत हो सकती है। धारा 370 पर एक बार फिर से बताया कि देखिए, जैसे ही धारा 370 हटाएगी उसके बाद भारी बदलाव देखने को मिला है। और साथ ही साथ देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी पर भी निशाना जाहिर तौर पर अपनी रैली के दौरान उन्होंने साधा है। बिल्कुल, तो पीओके को लेकर के जिस तरीके से देखिए जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 90 सीटों को लेकर के विधानसभा चुनाव होने हैं। हालांकि कुल सीटें 114 हैं और उन 114 में से 90 सीटें इस तरीके से निकाली गई हैं क्योंकि 24 सीटें पहले से रिजर्व्ड है पीओके के लिए, जहां पर अभी भी क्योंकि वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का हिस्सा है, लेकिन भारत उसे भी अपना अभिन्न अंग मानता है क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान ने हमला करके उसे अपने कब्जे में लिया था, इस वजह से सीटें बट गई थी। और उसके बाद भी भारत एक और जहां अपना हिस्सा बताते हुए भी उसके लिए सीट्स रिजर्व करके रखता है बहुत पहले से ही, लेकिन उसी बीच में पाकिस्तान की तरफ से एक स्टेटमेंट आ जाता है, एक हल्फनामा दाखिल हो जाता है और उसे पीओके को विदेशी तौर पर करार दे दिया जाता है। इसी को लेकर के राजनाथ सिंह ने यह करारा हमला बोला है पाकिस्तान पर और साथ ही पीओके के लोगों से भी ये कहा है कि देखिए, पाकिस्तान आपको विदेशी मानता है लेकिन हम आपको अपना मानता है, हम आपको अपना मानते हैं और आप अगर चाहे, आप हमारा साथ देना चाहे तो आप भारत के साथ आ सकते हैं। बिल्कुल। और देखिए, एक और अहम बात उन्होंने कही है। उन्होंने कहा कि देखिए, जो आतंकी हमले होते हैं उसमें सिर्फ हिंदू नहीं मारे जाते हैं बल्कि मुस्लिम्स भी मारे जाते हैं, बल्कि कहें तो सबसे ज्यादा 85% मुस्लिम भाई मारे गए। लेकिन कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन के घटक दल धर्म के नाम पर लगातार लोगों को गुमराह करते हैं, जिससे बचने की जरूरत है आपको। बिल्कुल, अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात तृणमूल कांग्रेस से जुड़ी हुई। दरअसल तृणमूल कांग्रेस में अंतर विरोध अब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जवाहर सरकार ने राज्यसभा में इस्तीफा दे दिया है और कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में लेडी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी और हत्या को लेकर के तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद जवाहर सरकार ने रविवार को अपना इस्तीफा सौंपा। देखिए, इस खबर को, क्योंकि बहुत बड़ी खबर ये रही है कल की और इसीलिए अलग अलग अखबारों में इसको जगह मिली है, चाहे दैनिक जागरण का जिक्र करें, नवभारत टाइम्स का, अंग्रेजी अखबारों का, या फिर मेरे हाथ पे अमर उजाला है। फ्रंट पेज पर इस खबर को इम्पोर्टेंस दी गई है। कोलकाता कांड से नाराज तृणमूल सांसद जवाहर ने इस्तीफा दे दिया है। देखिए, डॉक्टर से जो दुष्कर्म हुआ और हत्या मामले में सीएम ममता की भूमिका पर उन्होंने सवाल उठाया और कहा कि सीधे हस्तक्षेप नहीं किया है, जो कदम भी उठाए गए हैं पूरी तरह से नाकाफी है। इसी के साथ उन्होंने झटका दिया है ममता बनर्जी को और पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। साथ ही राज्यसभा सदस्यता भी छोड़ दी है और राजनीति छोड़ने का भी उन्होंने ऐलान कर दिया। हालांकि ये भी देखिए कहा गया है
कि ममता बनर्जी ने उन्हें बाकायदा फ़ोन किया, समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा कि अब समझाने का वक्त नहीं है, बहुत वक्त हो गया है। उन्होंने ये भी लिखा कि देखिए, आरजीकर अस्पताल में जो भयानक घटना हुई है उससे बहुत आहत हूँ। 1 महीने से धैर्यपूर्वक इस पीड़ा को झेल रहा हूँ। मुझे उम्मीद थी कि इस मामले ममता अपनी पुरानी शैली में आंदोलनकारी जूनियर डॉक्टर से बात करेंगी, सीधे हस्तक्षेप करेंगी मामले में, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और राज्य सरकार ने जो भी दंडात्मक कदम उठाए हैं वो नाकाफी रहे हैं, बहुत हल्के रहे हैं। अगर भ्रष्ट डॉक्टर्स की गिरोह को खत्म कर दिया जाता, घटना के बाद तत्काल कार्रवाई जो है की जाती, या फिर यूँ कहे कि जो अनुचित कार्रवाई की गई है प्रशासन द्वारा उन लोगों पर जो है, अगर कार्रवाई सरकार की तरफ से की जाती तो शायद स्थितियाँ बेहतर होती। बिल्कुल, इसको लेकर के देखिए उनकी ओर से कहा गया था कि मैंने ये उम्मीद ज़रूर जाहिर की थी कि ममता बनर्जी जिस तरीके से पहले कदम उठाया करती थी वो उसी तरीके से अपने पुराने तेवर में नजर आएंगी और इस मामले में जल्द से जल्द वो भी दखलंदाजी देंगी और आरोपियों के खिलाफ एक्शन लेने की बात कहेंगे। लेकिन जब तक उन्होंने कदम उठाया तब तक बहुत देर हो चुकी थी और ये उम्मीद ममता बनर्जी से नहीं की जा सकती है, क्योंकि मुझे ममता बनर्जी पर पूरा भरोसा था, उनकी सरकार पर पूरा भरोसा था। लेकिन जिस तरीके की घटना घटी आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के भीतर एक रेजिडेंट डॉक्टर के साथ में, उसकी मैं निंदा करता हूं और साथ ही इस कदम को लेकर भी मैं पूरी तरीके से सहमति नहीं जाहिर करूंगा, ये उनके ओर से कहा गया। और उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया कि ममता बनर्जी से उम्मीदें बहुत ज्यादा थी। हालांकि इस्तीफा देने के बाद से ममता बनर्जी ने मान मनवल की भी कोशिश की, फोन पर बातचीत करने के लिए कोशिश की और उन्हें वापस पार्टी में शामिल होने के लिए न्योता दिया, लेकिन इसको अस्वीकार कर दिया गया। बिल्कुल, देखिए उन्होंने कहा कि मैंने अपने पूरे कार्यकाल के दौरान जो है सरकार के खिलाफ इस तरह का जो अविश्वास है और जो जन आक्रोश है मैंने कभी नहीं देखा है। ऐसे में कहीं ना कहीं अगर हम देखें, अगर राज्य में तत्काल परिवर्तन की आवश्यकता है, अन्यथा सांप्रदायिक ताकतें जो हैं वो राज्यों पर कब्जा कर लेंगी। उन्होंने ये भी कहा, अपनी चिट्ठी में जिक्र किया कि पार्टी के अगर हम देखें तो पार्टी के अंदर एक बहुत बड़ा धड़ा है जो लगातार भ्रष्टाचार में लिप्त है और उनके खिलाफ कार्रवाई होने की ज़रूरत है, नहीं तो ये पार्टी के लिए भी आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगली खबर का रुख कर लेते हैं। कोलकाता में आरजीकर अस्पताल दुष्कर्म कांड के विरोध में डॉक्टर्स ने निकाला है विरोध मार्च, सरकार से न्याय की मांग की है। द हिंदू में इस खबर का जिक्र हुआ है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर के लिए देखिए इंसाफ की मांग हो रही है। प्रदर्शनकारियों ने रविवार रात कोलकाता में सोदपुर से श्याम बाजार तक 15 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाई है। टॉलीगंज में टॉलीवुड के कलाकारों ने रैली निकालकर न्याय की मांग की है। पूरे प्रदेश में देर रात तक ये रैलियां चलती रही हैं, तो ये कोई पहला मौका नहीं है जब बंगाल में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे हों और आरजीकर अस्पताल में जो महिला डॉक्टर के साथ हुआ उस मामले में इंसाफ की मांग की जा रही हो। देखिए एक बार फिर से प्रदर्शन की तस्वीरें आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। बड़ी तादाद में यहाँ पर प्रदर्शनकारी जो इकट्ठा हुए हैं और जैसे कि बताया जा रहा है मानव श्रृंखला बनाई गई। टॉलीगंज में टॉलीवुड के तमाम कलाकार जो इकट्ठा हुए, रैली उन्होंने निकाली और इंसाफ की मांग की। तो फिलहाल ये जो हेडलाइन आप देख रहे हैं, बंगाल प्रोटेस्टर्स डिमांड जस्टिस फॉर आरजीकर डॉक्टर, और रेजिडेंट डॉक्टर के न्याय के लिए लगातार मांग की जा रही है, आवाज़ें उठाई जा रही है। आम जनता भी कई बार अब तक सड़कों पर उतर चुकी है, अपने हाथों में जहां एक और कैंडल लेकर के कैंडल मार्च निकाला गया, बैनर्स लेकर के वो सड़कों पर उतरे और साथ ही ये मांग की जा रही है कि आखिर इतना लंबा समय क्यों लग रहा है। एक और जहां आपको याद होगा कि अपराजिता विधेयक लाया गया था संसद के भीतर ममता बनर्जी की ओर से, और उन्होंने ये कहा था कि देखिए अब हम ऐसे मामलों को लेकर के 10 दिनों के भीतर ही पूरी कार्रवाई को अंजाम देंगे और फिर सजा भी सुनाया जाएगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जहां फास्ट ट्रैक कोर्ट को लेकर भी ये कहा था कि उसके मुकाबले भी हमारा ये विधेयक अब जब लागू हो जाएगा, पूरी तरीके से कानून में तब्दील हो जाएगा, तो अब फास्ट ट्रैक के मुकाबले इसमें जल्दी एक्शन देखेंगे। लेकिन इसको लेकर विरोध भी जाहिर किया गया था पार्टियों की ओर से और ये कहा गया था कि इस तरीके से आप किसी भी मामले को लेकर के जल्दबाजी नहीं कर सकते। लेकिन वहीं फास्ट ट्रैक में जब ये मामला पहुंचा है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से, तो उसके बाद से कहा जा रहा है कि इस मामले को लेकर के देखिए जिस तरीके से लगातार कई ऐसे तथ्य हैं जिनको छुपाने की कोशिश की गई, उन पर पर्दा डालने की कोशिश की गई, कहीं ना कहीं इसमें अभी और कई ऐसे एंगल्स हैं जिनका खुलना अभी बाकी है, जिनको लेकर के लगातार जांच की जा रही है और इस पर लोग बेहद आक्रोशित नजर आ रहे हैं कि आखिर कितना लंबा इंतजार उनको न्याय के लिए करना होगा।
तो देखिए प्रदर्शनों का ये सिलसिला जो है आप लगातार देख पा रहे होंगे, आए दिन आपको इस तरह की खबरें जो हैं देखने सुनने को मिल रही हैं। अखबार इससे पचे हुए हैं, टीवी स्क्रीन से आप देख पा रहे हैं। कभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हैं, महिला विंग के कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हैं, कभी आप देखते हैं डॉक्टर सड़कों पर उतरते हैं, कभी आप देखेंगे छात्र संघ सड़कों पर उतरते हैं और यहीं पर टॉलीवुड के तमाम कलाकार सड़कों पर उतरे। मांग वही है, लगातार आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो महिला डॉक्टर के साथ बर्बरता हुई है, उसकी हत्या हुई है, उस मामले में इंसाफ कब होगा, तो ये दबाव लगातार बनाया जा रहा है। और इस दबाव का सबसे बड़ा असर, जैसे कि अभी हमने उससे पहले भी जिक्र किया, कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर भी फूट देखी जा रही है। बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं खुद टीएमसी के अंदर भी जिनके अंदर असंतोष दिखाई दे रहा है। और जैसे कि राज्यसभा सांसद ने भी इस्तीफा अपने दिया अपने पद से टीएमसी के, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि देखिए मैं लंबे समय से धैर्यपूर्ण इस बात का इंतजार कर रहा था कि सरकार की तरफ से कदम उठाया जाए, सरकार की तरफ से कदम उठाया जाए। इसलिए भी हम बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं क्योंकि महिला मुख्यमंत्री है और महिला के साथ बर्बरता हुई है। ऐसे में इतनी ज़्यादा संवेदनशीलता की उम्मीद जाहिर तौर पर सभी कर सकते हैं। सरकारी अस्पताल के अंदर ये वाकया और उसके बाद जिस तरह से तमाम सबूत साक्ष्य मिटाए गए, उनसे छेड़छाड़ हुई है और खुद ममता बनर्जी भी सड़कों पर उतर आई हैं, वो भी कैंडल मार्च कर रही हैं। उनसे उम्मीद की जा रही थी कि वो इस मामले में कड़े कदम उठाएं। और सबसे पहले ये देखें कि साक्ष्य मिटाए किसने है, ऐसे कैसे हो सकता है। 36 घंटे उस डॉक्टर ने पहले काम किया और उसके बाद उसका जो सिला है वो इस तरह से मिला। ऐसे में पेरेंट्स का भी ये कहना है कि सड़कों पर हुआ होता तो समझ में आता है, अस्पताल के अंदर तमाम जहाँ पर सीसीटीवी लगे होते हैं, सुरक्षा मौजूद है, अगर वहाँ पर इस तरह की वारदात होगी तो जाहिर तौर पर सवाल उठने बहुत लाजमी हो जाते हैं। बहरहाल चलिए आगे बढ़ लेते हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान बताते हैं। कहा है डकैत जब मारे जाते हैं तो सपा को क्यों लगता है बुरा। दैनिक जागरण में फ्रंट पेज पर इस खबर को इंपॉर्टेंस दी गई है। सीएम योगी ने कहा है कि विरासत में सत्ता मिल सकती है लेकिन जज्बा और बुद्धि नहीं मिल सकती। सपा में गुंडों की फौज थी, जितना बड़ा गुंडा उतना बड़ा ओहदा मिलता था। उनको नहीं पता था कि गुंडे माफिया यमलोक के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। 2017 से पहले पुलिस भागती थी, अब उल्टा हो गया है। तो देखिए ये तंज कसा है। तो फिलहाल दैनिक जागरण के इस अखबार में जगह दी गई है इस खबर को और साथ ही साथ ये भी निशाना साधा है योगी आदित्यनाथ ने और ये कहा है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी हमेशा ऐसे लोगों को समर्थन करती है या ऐसे लोगों को बचाने की कोशिश करती है जो कि या तो किसी अपराध जगत से जुड़े हुए होते हैं या फिर कोई ऐसी डकैतियों में लिप्त होते हैं, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि इसमें जातिवाद का एंगल समाजवादी पार्टी इस वक्त दे रही है। आपको याद होगा कि किस तरीके से अखिलेश यादव ने भी इसके खिलाफ आवाज उठाई थी और यहाँ तक कि अब कांग्रेस भी इसके खिलाफ आवाज उठा रही है और ये कहा जा रहा है कि अब उत्तर प्रदेश में जाति देख करके एनकाउंटर किए जा रहे हैं। और इसी को लेकर के अब योगी आदित्यनाथ ने भी कहा है कि डकैत मारा जाता है तो समाजवादी पार्टी को बुरा लगता है। उनकी ओर से इस बात का जिक्र भी किया गया जिस दौरान अंबेडकर नगर पहुंचे हुए थे योगी आदित्यनाथ। यहां सुल्तानपुर में सराफा की दुकान पर जब डकैती के आरोपित मंगेश यादव की पुलिस मुठभेड़ में मौत पर जब सवाल उठाए जा रहे थे, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी सवाल पूछा था, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी ये सवाल किया गया था। तो इसको लेकर के अब आदित्यनाथ की ओर से करारा जवाब दिया गया है। उपचुनाव की हलचल के बीच में जब ऐसे सवाल पूछे गए तो उन्होंने ये कहा कि कोई डकैत पुलिस मुठभेड़ में मारा जाता है तो समाजवादी पार्टी को आखिर बुरा लगता क्यों है। अगर डकैतों का सुराग ना लग पाता तो वे कहते हैं कि अराजकता है। डकैत अगर मुठभेड़ में मारा जाता है तो वो कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उनसे पूछा जाना चाहिए कि आखिर होना क्या चाहिए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का ये सवाल बहुत लाजमी भी हो जाता है। उनकी ओर से यही कहा गया है कि अगर कोई न पकड़ा जाए तो उस पर भी सवाल पूछे जाते हैं विपक्ष की तरफ से, और जब किसी पर कार्रवाई हो जाती है तो उसको लेकर भी विपक्ष हमलावर होता है, सवाल पूछता है। तो आखिर करे तो करे क्या। तो देखिए लगातार कानून व्यवस्था को लेकर एक बड़ा जो है एक मुद्दा रहा है उत्तर प्रदेश में, और लगातार योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि जो पहले समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी तो गुंडे माफियाओं का राज होता था, और अब गुंडे माफिया जो है वो पानी भरते हैं, पुलिस ने उन पर काबू पा लिया है। पहले पुलिस भागती थी लेकिन अब उल्टी स्थिति नजर आ रही है। गुंडे माफिया जो है वो उत्तर प्रदेश में डरते हैं और स्थितियां पहले से बेहतर हो गई हैं। तो कानून व्यवस्था जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के लिए जो कि काफी बड़ा है और यहाँ पर ये मुद्दा हमेशा से रहा है, जिसे लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कह रहे हैं कि वो अब जीरो टॉलरेंस की नीति रखते हैं, जो कि पहले की सरकारों में ऐसा नहीं होता था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगली खबर का रुख कर लेते हैं।
बिल्कुल, तो देखिए खबर हरियाणा से है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन लगभग तय माना जा रहा है। 5 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है आम आदमी पार्टी, क्योंकि पहले तो मांग की जा रही थी आम आदमी पार्टी की ओर से 10 सीटें देने की। कांग्रेस ने सहमति जताई थी कि 10 नहीं, लेकिन हम 7 सीटें दे सकते हैं। लेकिन अब ये माना जा रहा है कि 5 सीटों को लेकर के कुल मिलाकर दोनों पक्षों की ओर से सहमति बनी है। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर के आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर के लंबे समय से सियासत जारी है और इसको लेकर के बीजेपी पर भी सवाल उठा चुके हैं कि राहुल गांधी अगर ये संदेश देने की कोशिश करते हैं और ये बातचीत करते हुए कहते हैं कि हम गठबंधन के साथ आगे भी बढ़ेंगे, तो हरियाणा में आखिर ऐसी स्थिति क्यों बन जाती है कि आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर देती है, उसके बाद से गठबंधन की बात सामने आती है। तो गठबंधन वाकई ये चल पाएगा नहीं चल पाएगा, इसको लेकर के सत्ता पक्ष लगातार घेर रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ अब एक बार फिर से राघव चड्ढा ने भी इस बात को लेकर के कहा था कि हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले कुछ दिनों में इसका हल निकाला जाएगा और गठबंधन कांग्रेस के साथ हो सकेगा। तो गठबंधन को लेकर के देखिए कई दौर की बातचीत अब तक हो चुकी है। हालांकि दोनों ही दल अब तक अंतिम निर्णय के हालात में नहीं पहुंच पाए और साथ ही चर्चा है कि आम आदमी पार्टी को कांग्रेस हरियाणा में 5 सीटें दे सकती है। देखिए आपको हेडलाइन भी दिखा रहे हैं स्क्रीन पर और अखबार मेरे हाथ में भी है दैनिक जागरण का, जिसमें इस बात का जिक्र है सिर चढ़ने को तैयार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन। तो देखिए लोकसभा चुनाव में तो गठबंधन हमने देखा ही, और गठबंधन की जो मंशा साफ तौर पर बताई गई कि भारतीय जनता पार्टी के रथ को रोकना है और इस बार भी दोनों पार्टियां साथ आकर ऐसा करने के मूड में हैं। हालांकि देखिए पहले खबरें आई थी कि गठबंधन नहीं हो पाएगा और अब आ रहा है कि हो सकता है। तो ये जो अटकलें अभी चल रही है, हरियाणा में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की इच्छा के खिलाफ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन सिर चढ़ने को तैयार है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा ने रविवार शाम दिल्ली में कहा कि दोनों दलों के बीच गठबंधन को लेकर आरजू भी है और हसरत भी है और उम्मीद भी है। हम कितनी सीटें मांग रहे हैं, कांग्रेस कितना देना चाहती है, ये बंद कमरे में चर्चा का विषय है, चर्चा का बिंदु है। सहमति बन जाने के बाद जनता के सामने इसे सार्वजनिक किया जाएगा। दोनों दलों के बीच फैसला हो जाने की संभावना है सोमवार को, यानी कि आज। हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ा था और कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट दी थी, जिस पर उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चुनाव हार गए थे। कांग्रेस ने अपने हिस्से की 9 लोकसभा सीटों में 5 पर जीत हासिल की थी। विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी की ओर से कांग्रेस से 10 सीटें मांगी जा रही, लेकिन पता चला है कि 5 सीटें देने पर सहमति लगभग बन चुकी है। ये सीटें कौन सी होंगी, इस पर विचार चल रहा है। संबंध में कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया के साथ राघव चड्ढा की बातचीत जो है वो हो रही है। और देखिए 12 सितंबर को नामांकन की अंतिम तारीख होने से जुड़े सवाल पर राघव ने कहा कि इससे पहले दोनों दल फैसला ले लेंगे, अगर मन नहीं मिले तो फिर छोड़ देंगे, ये भी उन्होंने कहा है। आपके साथ कांग्रेस के गठबंधन को लेकर कांग्रेस प्रभारी ने कहा है कि आपने कम सीटों पर समझौता कर लिया है। देखिए आज की तारीख का जिक्र किया जा रहा है, तो उम्मीद करते हैं कि शायद आज कुछ फैसला आ जाए, लेकिन वक्त काफी कम बचा है और अभी भी जो पसोपेश की स्थिति है ना, ये नहीं जा रही है। तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को तय करना है कि उन्हें इन चुनावों में एक साथ मिलकर लड़ना है या नहीं लड़ना है। इस बीच देखिए भारतीय जनता पार्टी लगातार निशाना ये भी साध रही है कि जो INDA गठबंधन था, क्या ये गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव 2024 के लिए था, ये वाकई में ये गठबंधन है? क्योंकि कभी ये गठबंधन एक साथ आता है, कभी ये नहीं आता है। तो जब ये नहीं एक साथ आते हैं तो जाहिर तौर पर एक दूसरे के खिलाफ ही चुनावी मैदान में नजर आते हैं, एक दूसरे के खिलाफ ही बयानबाजी होती है और एक दूसरे की पोल खोलने की जो कोशिश है वो जुटनी होनी शुरू हो जाती है। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव में क्या होगा, क्या अलग अलग चुनाव लड़ेंगे या फिर नहीं लड़ेंगे, क्योंकि अभी भी कहा है हसरत है, आरजू है, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन अभी भी देखना होगा कि जो कंडीशंस एक दूसरे के सामने हम रख रहे हैं वो मैच कर पाती है नहीं कर पाती है। बहरहाल आज का दिन अभी तो शुरू हुआ है, देखना होगा कि शाम तक क्या होता है, क्या नतीजे इस पर आ पाते हैं, क्या गठबंधन बन पाता है। बहरहाल एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और खबर विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया से जुड़ी हुई है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस का दामन इन्होंने थामा उसके बाद से ही राजनीतिक प्रतिक्रियाएं तो आ ही रही हैं, लेकिन खास तौर पर बृजभूषण शरण सिंह लगातार हमले बोल रहे हैं। देखिए बीजेपी ने बृजभूषण को बयानबाजी से बचने के निर्देश भी दे दिए हैं। अमर उजाला में इस खबर का जिक्र है। तो बीजेपी ने अपने नेता बृजभूषण शरण सिंह को पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के खिलाफ बयानबाजी से दूर रहने की सलाह दी है। ये सलाह ऐसे समय में आई है जब कुछ दिन पहले ही पूर्व WFI चीफ बृजभूषण ने
दोनों पहलवानों के कांग्रेस में शामिल होने पर निशाना साधा था और सिंह ने मीडिया से कहा था कि विनेश और बजरंग ने कुश्ती में नाम कमाया और इसे खेल की ताकत से मशहूर हुए, लेकिन कांग्रेस में शामिल होने के बाद उनका नाम मिट जाएगा। दरअसल हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले दोनों पहलवान कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। ऐसे में बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह दोनों पर तीखे तीर छोड़ रहे हैं। अब खबर है कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने ब्रजभूषण शरण सिंह को इस मामले में बयानबाजी से बचने की सलाह दी है। देखिए, भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के खिलाफ बयानबाजी से बचने की हिदायत दी है। पार्टी नेतृत्व को डर है कि कहीं इसका असर जो है वो आने वाले हरियाणा विधानसभा चुनावों पर ना पड़ जाए। देखिए, पार्टी सूत्रों ने बताया कि अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संडे को इस संबंध में ब्रजभूषण शरण सिंह को फोन किया है। फोन पर बातचीत हुई है और कहा है कि हरियाणा चुनाव संपन्न होने तक इस मुद्दे पर चुप रहें, कुछ भी ना कहें। ब्रजभूषण का जो बयान है वो मुद्दा बन सकता है और पार्टी ऐसा नहीं चाहती है। ब्रजभूषण विनेश और बजरंग के कांग्रेस में शामिल होने के बाद से हमलावर है। उन्होंने खुद पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों के लिए कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा को जिम्मेदार बताया है। बजरंग की मानसिकता खराब है, ये उन्होंने कहा है। तो देखिए, कहीं ना कहीं ये जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है ये और ज्यादा तेज हो गया है, क्योंकि हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने, ये बात हम सभी जानते हैं कि जिस तरह से विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है और देखिए ज्वाइन करने के साथ ही उन्होंने इस बात का जिक्र किया, ब्रजभूषण शरण सिंह वाले मामले का जिक्र उन्होंने किया और कहा कि उस वक्त जब उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी तो कांग्रेस पार्टी ही थी जिसने उनका साथ दिया, उनके साथ खड़ी हुई नजर आई। और यही वजह है कि आज जब उन्हें राजनीति में एंट्री करनी है या फिर उन्हें अपने लिए इंसाफ चाहिए तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी के साथ जाना बेहतर समझा। तो सबसे पहले उन्होंने जो है निशाना साधा बीजेपी पर, जबकि अगर आप बीजेपी को देखेंगे इसके उलट तो बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं, चाहे मुख्यमंत्री का जिक्र कर ले हरियाणा के, वो लगातार तीखा टिप्पणी से बच रहे हैं। अलग अलग मंचों पर भी देखें तो तमाम जो बीजेपी के प्रवक्ता है वो बच रहे हैं। वो लगातार कह रहे हैं कि हम तो खिलाड़ियों का सम्मान करते हैं और अगर उन्होंने कांग्रेस पार्टी को चुन लिया है तो ये उनका मत है, उनकी अपनी राय है, उनकी अपनी खुद की ख्वाहिश है। ऐसे में इस मामले पे टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह को अगर हम देखेंगे तो वो इस मामले में चुप्पी नहीं साधे हुए हैं, लगातार तीखे हमले कर रहे हैं, जिस पर अब बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने कह दिया है कि आप इस मामले पे कुछ ना कहें, तब तक तो कुछ ना कहें जब तक चुनाव ठीक से संपन्न ना हो जाए, क्योंकि ये मुद्दा कहीं ना कहीं हमें भारी पड़ सकता है। बिल्कुल, इसको लेकर के बीजेपी की ओर से जहां लगातार ब्रजभूषण शरण सिंह को समझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह की तरफ से हमले तेज हो रहे हैं, क्योंकि बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट को लेकर के पहले भी ऐसी प्रतिक्रियाएं दे चुके हैं ब्रजभूषण शरण सिंह और साथ ही अब तक मीडिया से बातचीत करते हुए भी उन्होंने कई बातों का आरोप भी लगाया और ये भी कहा कि बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट की मानसिकता ही पहले से राजनीति में आने की थी और उसी के तहत में एक पटकथा लिखी गई थी। उस पटकथा के पीछे भी षड्यंत्र होने की बात स्वीकारी है ब्रजभूषण शरण सिंह ने। उन्होंने कहा था कि आपको याद होगा मेरा पहले का बयान और मैंने पहले भी कहा था कि जो मुझ पर आरोप लगाए जा रहे हैं ये पटकथा है, ये स्क्रिप्ट पहले से तैयार हरियाणा में की गई है। दीपेंद्र और भूपेंद्र हुड्डा के ऊपर उन्होंने संगीन आरोप लगाए थे इसके तहत में और आज भी वो मीडिया के सामने इन बातों का जिक्र करते हुए नहीं रुकते हैं और ये कह रहे हैं कि उसी पटकथा के आधार पर, ये पूरी स्क्रिप्टिंग के आधार पर हर कोई आगे बढ़ा है और विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने जिस तरीके से कांग्रेस का हाथ थामा है, कांग्रेस को आगे चल करके पछतावा होगा अपने इस फैसले को लेकर के, ये भी उन्होंने कहा। लेकिन अब हिदायत मिल चुकी है बीजेपी की ओर से, अब देखना ये होगा कि क्या आने वाले दिनों में ब्रजभूषण शरण सिंह चुप्पी साधते हैं या फिर ये हमले अभी और तेज होंगे। देखिए, हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और सभी इस बात को जानते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी भी एक बड़ी चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के लिए। इसके साथ साथ देखें तो कहीं ना कहीं पार्टी में जैसे टिकट बंटवारे के बाद जो अंतरकला वो भी एक बड़ी चुनौती है, खिलाड़ियों की नाराजगी भी एक बड़ी चुनौती है, किसानों की नाराजगी भी एक बड़ी चुनौती है। तो इसीलिए पार्टी कहीं से भी नहीं चाहती है कि कुछ भी बड़ी दिक्कत हो और इसीलिए ब्रजभूषण शरण सिंह से भी साफ कह दिया कि वो भी कोई तीखा टिप्पणी ना करे, तब तक तो बिल्कुल ना करें जब तक चुनाव नहीं हो जाते। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। महाराष्ट्र के दौरे पर है गृह मंत्री अमित शाह। विपक्ष ने शाह के दौरे का विरोध भी किया है। देखिए, संजय राउत ने कहा है कि अमित शाह महाराष्ट्र के व्यापार को गुजरात ले जाना चाहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि शाह को शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने पर माफी मांगनी चाहिए। तो फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह का महाराष्ट्र का दौरा है और जब महाराष्ट्र के दौरे पर पहुंचे तो फिर गृह मंत्री अमित शाह को इस दौरान वहां विपक्षी दलों की ओर से
घेरा गया, यानी कि उन पर हमले किए गए। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र के दौरे पर तो आए हैं, लेकिन शिवाजी की मूर्ति गिरने पर क्या उन्हें माफी नहीं मांगनी चाहिए? उन्हें तुरंत ही माफी मांग लेनी चाहिए महाराष्ट्र की जनता से, क्योंकि जिस तरीके से शिवाजी की मूर्ति गिरी, इसको लेकर भी राजनीति खूब हुई थी महाराष्ट्र में। और साथ ही साथ आपने ये भी देखा था कि किस तरीके से उद्धव ठाकरे की ओर से भी कई बातों का जिक्र किया गया था। एकनाथ शिंदे से भी माफी की अपील की गई थी और ये कहा गया था कि माफी तुरंत मांगी जानी चाहिए। हालांकि जब एकनाथ शिंदे की ओर से माफी मांग ली गई थी, उसका भी विरोध किया गया था और ये कहा गया था कि सिर्फ माफी नहीं दी जा सकती है, क्योंकि ये एक बड़ा अपराध है। ये विपक्षी दलों की ओर से कहा गया, क्योंकि जिसकी मूर्ति ढही उससे हमेशा से महाराष्ट्र भगवान के तौर पर पूजता रहा है और शिवाजी की मूर्ति गिरना, ये कहीं ना कहीं शिवाजी महाराज का एक बहुत बड़ा अपमान किया गया है। ये आरोप विपक्षी दलों की ओर से लगाया गया महाराष्ट्र की सरकार पर। सत्ता पे जो काबिज है, यानी एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस को भी घेरा गया और केंद्र सरकार को भी घेरा गया इस मामले में। तो देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो पहुंचे हैं रविवार को महाराष्ट्र, मुंबई पहुंचे हैं और इस बीच लगातार जो विपक्षी दल हैं वो उन पर निशाना साध रहे हैं। और देखिए, साथ साथ एक बड़ा आरोप जो ये लगाया जा रहा है वो ये कि कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है कि महाराष्ट्र की जो वित्तीय स्थिति है उसे कमज़ोर किया जाए और इसका जो फायदा है वो गुजरात को मिले। तो ये बड़ा आरोप उनकी तरफ से लगाया जा रहा है। और जैसे कि अभी हम जिक्र भी कर रहे थे कि छत्रपति महाराज शिवाजी की जो मूर्ति टूटी है उस पर भी विपक्ष लगातार हमलावर रहा है। इससे पहले जब ये घटना हुई थी तब भी लगातार मांग की जा रही थी कि माफ़ी मांगे। इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा था, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेद जताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खेद जताने में वो माफ़ी नहीं है, कहीं ना कहीं वो इस बात का मखौल उड़ा रहे हैं। तो ये तमाम तरह के आरोप जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। और बहरहाल देखिए, ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि महाराष्ट्र में भी विधानसभा चुनाव होने, हालांकि तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन इसी के मद्देनजर जो ग्राउंड्स हैं वो लगातार तैयार हो रहे पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से और एक दूसरे को कमज़ोर दिखाने की कोशिश की जा रही है, एक दूसरे को ख़राब दिखाने की कोशिश की जा रही है। और उसी कड़ी में अगर आप देखेंगे तो लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी लगातार महाराष्ट्र के दौरे हो रहे हैं, वहाँ पर योजनाओं का ऐलान हो रहा है। इस बीच देखिए, जब अमित शाह 2 दिन के दौरे पर पहुंचे तो किस तरह से उन्हें कटघरे में खड़ा किया गया है संजय राउत की तरफ से और निशाना उन पर साधा गया है, चाहे छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का मामला हो या फिर अगर हम देखें तो एक बार फिर से वो मराठी मानुष वाला मुद्दा कि महाराष्ट्र को तो जी कमज़ोर करने की कहीं ना कहीं साजिश हो रही है और उसका सारा फायदा जो है वो कहीं ना कहीं गुजरात को मिलेगा, क्योंकि गुजरात से ताल्लुक़ रखते हैं गृह मंत्री अमित शाह, या फिर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही जिक्र कर लें तो ये आरोप भी जो है लगाया जा रहा है। और इसी के साथ अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर मणिपुर को लेकर, मणिपुर में हो रही हिंसा पर सीएम बीरेन सिंह ने संज्ञान लिया। दरअसल बीरेन सिंह ने पार्टी विधायकों और अधिकारियों से इसको लेकर के बातचीत भी की है। ये खबर हिंदुस्तान टाइम्स में भी जगह दी गई है और कई बड़ी अखबारों ने भी इस खबर को जगह दी है, क्योंकि अभी भी मणिपुर में हिंसाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। देखिए, मणिपुर में हिंसा की नई घटनाओं में कई लोगों की मौत के बाद राज्य में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, चौकस कर दी गई है। अधिकारियों ने स्थिति के तनावपूर्ण होने की बात कही है। हालांकि दावा भी किया गया है कि राज्य की स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है। एक अधिकारी ने कहा कि रविवार को अभी तक हिंसा की कोई नई घटना दर्ज नहीं की गई है। अलग अलग जिलों के पुलिस अधिकारी सुरक्षा बलों के साथ मिलकर स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। तो ये ताज़ा अपडेट फिलहाल जो है मणिपुर से जुड़ा हुआ मिल रहा है, जहां पर कहा गया है कि फिलहाल जो है स्थिति वैसे तो तनावपूर्ण है, लेकिन अगर हम अब ताज़ा अपडेट की बात करें तो कंट्रोल में ये नज़र आ रही है। और यहाँ पर जो हिंसा हुई है खुद मुख्यमंत्री ने उसका संज्ञान ले लिया है। वो लगातार जो पार्टी के विधायक हैं, अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं और कुछ एक तस्वीर भी जो है इसी से रिलेटेड आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री द्वारा बाकायदा बैठक ली जा रही है। और जो ताज़ा अपडेट है मणिपुर की जो स्थिति है उस पर कहीं ना कहीं संज्ञान लिया जा रहा है। मणिपुर में हिंसा की नई घटनाओं में कई लोगों की मौत के बाद राज्य में सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। यूँ कहें कि सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है, कोशिश की जा रही कि कोई भी अनहोनी ना होने पाए। तो फिलहाल हिंदुस्तान टाइम्स ने इस खबर को फ्रंट पेज पे जगह दी है। मणिपुर सीएम हैंड ओवर्स यूनिफाइड कमांड टू अस। ये एक तरीके से मणिपुर की तरफ से जब
हिंसा का मामला जो सामने आया था और ये कहा जा रहा था कि मैती समुदाय और कुकी समुदाय जब आपस में भिड़े तो इसको लेकर के कई कदम उठाने की कोशिश केंद्र सरकार की ओर से भी की गई थी और साथ ही साथ मणिपुर के सीएम बीरेंद्र सिंह की ओर से भी लगातार लोगों से अपील की गई कि शांति बनाए रखा जाए, लेकिन अभी भी पूरा मामला शांत होता हुआ नजर नहीं आ रहा है क्योंकि ये बताया जा रहा है कि 17 महीनों का समय बीत चुका है। लगातार कई दौर की बैठकें बुलाई जा चुकी है और साथ ही इस बार फिर से मणिपुर चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह की ओर से एमएलए दलों की एक बैठक बुलाई गई और इसमें हर विधायकों से ये कहा गया है कि आप लोगों के बीच में अपनी मौजूदगी दर्ज कराइए, आप कोशिश कीजिए लोगों से बातचीत करते रहने की और उनकी परेशानियों को समझने की, कैसे सुलझाया जा सकता है इस पर भी मुख्य तौर पर फोकस किया जाना चाहिए। हालांकि इन दिनों जिस तरीके से मिलिटेंट्स बहुत ज्यादा सक्रिय हो रहे हैं, इसको लेकर भी कई गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं और साथ ही साथ कुकी और मैती समुदाय के दोनों ही लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि जो मिलिटेंट्स है ये दोनों ही धड़ों से मिलिटेंसी लगातार आगे बढ़ रही है। अवैध तौर पर यहाँ पर हथियारों की सप्लाई भी अलग राज्य या विदेशों से भी की जा रही है। ऐसे भी कई आरोप इसमें लगे हैं और साथ ही ये भी कहा जा रहा है, अब इन विधायकों के साथ में बैठक करते हुए एन बीरेन सिंह ने भी कहा है कि इस मामले को और ज्यादा डिटेल में समझने की सबसे पहले जरूरत होगी, तभी कोई निष्कर्ष निकाला जाएगा क्योंकि बार बार बीजेपी की किरकिरी इस वक्त मणिपुर में हो रही है क्योंकि बीजेपी की सरकार मणिपुर में है और एन बीरेन सिंह से भी लोगों की ओर से वहां इस्तीफा मांगा जा रहा है और उसको लेकर के एन बीरेन सिंह लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि जल्द इस मामले को सुलझाया जा सके। बिल्कुल, और मणिपुर का मुद्दा पुराना अभी सब भूले नहीं है, तब भी लगातार भारतीय जनता पार्टी की और केंद्र सरकार की किरकिरी जबरदस्त हुई थी। ऐसे में किसी भी तरह का कोई अगर हम कहें रिस्क नहीं लेना चाहती है पार्टी या फिर यूँ कहें कि सरकार, और इसीलिए लगातार कोशिश की जा रही है समन्वय बनाने के अधिकारियों के साथ, तमाम विधायकों के साथ, कि स्थिति जो है वो नियंत्रण में रहे, कंट्रोल में रहे और किसी को कोई मौका ना मिले इस बार छीटाकशी करने का। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं खबरों में, अगली खबर का रुख कर लेते हैं। तो इस हफ्ते अजीत डोभाल जो हैं वो जा रहे हैं रूस, उनसे जुड़ी बड़ी खबर आपको बता देते हैं। अजीत डोभाल जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, तो देखिए रूस जा रहे हैं, यूक्रेन और रूस के बीच शांति प्रस्ताव पेश कर सकते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स में इस खबर को इम्पोर्टेंस दी गई है, तरजीह दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रपति पुतिन के साथ हुई फोन बातचीत के दौरान ये चर्चा की गई थी कि पीएम अपनी यात्रा के बाद शांति से संबंधित विचारों पर चर्चा करने के लिए अपने एनएसए को रूस भेजेंगे, रशिया भेजेंगे। जानकारी के अनुसार इस यात्रा के दौरान डोभाल अपने रूसी समकक्ष और ब्रिक्स के अन्य सदस्य देशों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। तो एनएसए टू विजिट मॉस्को दिस वीक, ये एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। और देखिए तमाम निगाहें शांति पर हैं कि शांति किस तरह से स्थापित की जाए। मोदी की राष्ट्रपति पुतिन के साथ बातचीत भी हुई है। तो फिलहाल हिंदुस्तान टाइम्स में फ्रंट पेज पे आप इस खबर को देख रहे हैं। दरअसल ये बताया गया है कि जब नेशनल टेस्टिंग माफ़ कीजिएगा नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी की ओर से मोर्चा क्योंकि संभाल रहे हैं अजीत डोभाल, और ऐसे में अजीत डोभाल को ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और अजीत डोभाल को ये कहा गया है कि अगर वो जब मॉस्को जाएं तो इसको लेकर भी चर्चाएं करें, क्योंकि बीते दिनों आपको याद होगा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब उनकी मुलाकात रूस के राष्ट्रपति और साथ ही यूक्रेन के राष्ट्रपति से हुई थी, तो इस दौरान भी ये उम्मीद की गई थी कि जो संदेश देने की कोशिश भारत की ओर से की जा रही है, मध्यस्थता की कोशिश की जा रही है, ऐसे में दोनों देशों के बीच में वो संघर्ष शांत होने पाए। और साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि इसको लेकर के इटली के प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी ने भी एक बयान जारी किया था, आपने उस बयान को सुना भी होगा, और ये कहा था कि हमें ये पूरी उम्मीद है कि अगर ये पूरा मामला शांत हो सकता है, युद्ध पर विराम की अवस्था अगर बन सकती है, तो इसकी मध्यस्थता के लिए हम सिर्फ दो देशों पर भरोसा कर सकते हैं, पहला भारत, दूसरा चीन। खासतौर पर हमें भारत से ज़्यादा उम्मीदें हैं क्योंकि भारत ने हमेशा ये कोशिश की है कि शांति का संदेश दिया जा सके। और भारत को लेकर यह भी कहा जाता है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई बार ऐसा मीडिया के सामने मुखातिब होते हुए भी इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि युद्ध कभी भी किसी समस्या का समाधान नहीं होता है। और भगवान बुद्ध के अगर आदेशों को पालन अगर आप करते हैं, उनकी बातों को अगर आप अपने जहन में रखते हैं, तो आप ये समझ पाएंगे कि बातचीत के जरिए भी कई मामलों पर हल निकाला जा सकता है। तो देखिए 10 और 11 सितंबर को मॉस्को में ये बैठक हो रही है, जो इस बैठक के विषय में आपको बताया, डिटेल भी दी गई है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मॉस्को की यात्राओं के बाद यूक्रेन संघर्ष का समाधान खोजने में भारत की संभावित भूमिका, जिस पर देखिए हमने देखा भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाकायदा चर्चा भी हुई है, लगातार इस पर निगाह भी टिकी हुई है। और उसके बाद रशिया के जो राष्ट्रपति हैं उनकी तरफ से भी स्टेटमेंट आया कि वो भी चाहते हैं यूक्रेन के साथ अब शांति बहाली हो जाए। देखिए अब इसमें जो है अजीत डोभाल जो कि एनएसए है उन पर उम्मीद टिकी हुई है। रूस की यात्रा पर जा रहे हैं डोभाल। ब्रिक्स जो कि एक समूह है जिसमें ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका आते हैं। इस समूह के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के साथ तमाम रक्षा सलाहकार जो हैं वो बैठेंगे, उनके साथ चर्चा की जाएगी और इस चर्चा में वो हिस्सा ले रहे हैं। 10-11 सितंबर को मॉस्को में ये आयोजन हो रहा है और इस बैठक में रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग समाप्त करने के लिए दोनों देशों के बीच शांति वार्ता को लेकर नए सिरे से जो कोशिश है वो की जाएंगी। तो जाहिर तौर पर पूरे अगर हम देखें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबकी कोशिश ये है कि रूस और यूक्रेन के बीच अब शांति बहाली होनी चाहिए। बहुत वक्त हो गया है, क्योंकि जाहिर तौर पर अगर दो देश आपस में किसी संघर्ष में लिप्त हैं तो उसका अगर आप असर देखेंगे तो तमाम देशों पर पड़ता है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर पड़ता है, ना सिर्फ शांति बहाली पर पड़ता है बल्कि अगर हम देखेंगे तो इकॉनमी पर भी इसका असर नज़र आता है और कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस, वो टेंशन जो है सब जगह पर होती है। तो अभी तमाम देशों की निगाहें इस ओर है कि दोनों देशों के बीच शांति बहाली होनी चाहिए और भारत इसमें एक अहम किरदार निभा सकता है, क्योंकि भारत न्यूट्रल कैरेक्टर लगातार प्ले कर रहा है। चाहे हम रशिया के साथ देखें तो हमारे जो रिलेशंस हैं वो काफ़ी बेहतर हैं, वहीं अगर हम यूक्रेन के साथ देखें तो यूक्रेन के साथ भी भारत के जो रिश्ते हैं वो अच्छे हैं। तो जब न्यूट्रल है एक देश और दोनों देशों के साथ उसके अगर हम देखें रिश्ते लगातार बने हुए हैं, तो ऐसे में ये उम्मीद की जा सकती है भारत से कि भारत वो कैरेक्टर प्ले करे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जब यूक्रेन की यात्रा पर गए थे रशिया की यात्रा के बाद, तो तब भी ये मुद्दा जो है जोर शोर से उठा था। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी पर किसान नेताओं का रुख साफ है, कमेटी से बात करने को किसान तैयार नहीं है। हिंदुस्तान टाइम्स में इस खबर को इंपॉर्टेंस दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आंदोलनकारी किसानों के मुद्दों पर विचार करने के लिए उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया है। कोर्ट ने कहा कि समिति के सदस्य प्रतिष्ठित व्यक्ति और क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं, एक्सपर्ट हैं। हरियाणा और पंजाब दोनों राज्यों ने उच्चाधिकार प्राप्त समिति के गठन पर सहमति जताई है। तो जैसे कि जिक्र है, बहुत ज़्यादा चर्चा में अगर हम देखें तो किसान इंटरेस्टेड नहीं नज़र आ रहे हैं। ये एक बड़ा मुद्दा है। जिस तरह से हमने देखा कि किसान अभी भी तैयार नहीं है कमेटी से बात करने के लिए, और ये मुद्दा इससे पहले जब हम हरियाणा चुनाव का भी जिक्र कर रहे थे तो ये बात हो रही थी कि कहीं ना कहीं किसान जो है बहुत ज़्यादा बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है और कहीं ना कहीं किसानों की बेरुखी सरकार को झेलनी पड़ सकती है। बिल्कुल, और इस खबर को आप देख पाएंगे, पढ़ पाएंगे हिंदुस्तान टाइम्स में। दरअसल हिंदुस्तान टाइम्स ने इस खबर को जगह दी है और साथ ही ये भी कहा है कि एक हफ्ते बीत जाने के बाद से जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुना गया और इसको लेकर के कहा गया कि एक हाई पावर कमेटी तैयार की जाएगी और यह हाई पावर कमेटी जो तैयार होगी वो किसानों से बातचीत करेगी, किसानों के मामलों को समझने की कोशिश करेगी, आखिर उनकी मांगे क्या है, वो क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं सरकार से भी, इसको भी समझा जाएगा और इसके आधार पर ही कोई बीच का रास्ता ढूंढने की कोशिश की जाएगी। हालांकि दूसरी तरफ जहाँ किसान नेताओं का ये रुख स्पष्ट है और ये कहा जा रहा है कि किसी भी कीमत पर वो किसी कमेटी से बातचीत नहीं करना चाह रहे हैं और कमेटी से बात करने से जहां साफ तौर पर इनकार कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी देखिए जो अब तक भी किसान आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगे रख रहे हैं कि उनके मुद्दों को सुना जाए, मामलों को सुना जाए, समझा जाए और उस पर फिर फैसला लिया जाए। खास तौर पर जब बात एमएसपी को लेकर के इस वक्त भी अटकी हुई है, क्योंकि 24 फसलों को लेकर के मांग की जा रही है किसानों की ओर से कि इस पर एमएसपी दिया जाना चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से पहले स्पष्ट किया जा चुका है कि अगर इन 24 के 24 फसलों पर हम एमएसपी लागू करते हैं तो ऐसे में सरकार की जेब पर इसका खासा असर पड़ेगा और ये एक बोझ के तौर पर हो जाएगा। हालांकि इसी वजह से ये कोशिश की जा रही है, ये एक बीच में ऑफर भी रखने की कोशिश किसानों के सामने की गई थी और ये कहा गया था कि 12 मुख्य तौर पर फसलों पर हम एमएसपी देने को तैयार हैं, लेकिन इस पर भी मांग किसानों की ओर से की गई थी कि हमें लिखित में ये सभी आदेश अगर आप देते हैं तो फिर हमें लिखित में चाहिए और इस पर भी विवाद हुआ था। हालांकि उसके बाद से मामला भी अधर में लटक गया था, लेकिन किसानों की ओर से कई मांगे रखी गई हैं। स्वामीनाथन रिपोर्ट का भी जिक्र किया गया था कि आखिर उस स्वामीनाथन रिपोर्ट का क्या हुआ जिसे लागू करने की बात हर सरकारें करती है, लेकिन हर बार बात वहीं की वहीं थम जाती है। तो देखिए किसानों का मुद्दा हमने देखा कि एक बार फिर से जोर शोर से उठा है
और ये भी कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं लोकसभा चुनावों पर इसका असर पड़ेगा। और एक बार फिर से जब अलग अलग स्टेट्स में इलेक्शन हो रहे हैं, स्पेशली अगर हम हरियाणा का जिक्र करें, तो कहा जा रहा है कि क्योंकि किसान नाराज है और अब किसान बातचीत को तैयार नहीं, क्योंकि कई राउंड की बातचीत पहले ही हो चुकी है जो कि बेनतीजा रही है। हालांकि सरकार लगातार कह रही है कि बातचीत से ही हल निकलेगा, लेकिन किसानों को अब लग नहीं रहा है। तो ऐसे में हो सकता है कि इन चुनावों पर जो है असर देखने को मिले, किसानों की नाराजगी का। हरियाणा में विधानसभा चुनाव होते हैं और किसानों का एक बड़ा तबका हरियाणा से आता है, पंजाब से आता है, उत्तर प्रदेश से आता है। तो देखना होगा कि जब हरियाणा में विधानसभा चुनाव होंगे, यहाँ पर क्या किसानों की जो बेरुखी है वो कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार के लिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए मुश्किलों का सबब बनती है या फिर कोई बीच का रास्ता निकाला जाता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो देखिए, सऊदी अरब के दौरे पर विदेश मंत्री जयशंकर है और रियाद में सऊदी के अधिकारियों और मंत्रियों से मुलाकात वो करेंगे। तो फिलहाल ये खबर हिंदुस्तान टाइम्स में इस खबर को जगह दी गई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर रविवार को पहले तो भारत खाड़ी सहयोग परिषद विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए सऊदी अरब की राजधानी रियाद पहुंचे और सऊदी अरब में प्रोटोकॉल मामले के उप मंत्री अब्दुल मजीद अल स्मारी ने रियाद में जयशंकर का स्वागत भी किया। जयशंकर 8 से 9 सितंबर तक सऊदी अरब की 2 दिवसीय की यात्रा पर बताए जा रहे हैं और लगातार ये कोशिशें की जा रही है कि और किस तरीके से सऊदी के साथ में भारत के रिश्तों को और मजबूत किया जा सके, खासतौर पर जब मामले ये बताया जाता है कि भारत की ओर से तमाम प्रयत्न किए जाते हैं और ये कोशिश की जाती है कि विदेश दौरे अगर होते हैं तो ऐसे में इन्वेस्टिंग पर भी फोकस किया जा सके और व्यापार जगत को लेकर भी कैसे रास्ते और खोले जा सकते हैं, इस पर भी फोकस हो। तो देखिए, टू अटेंड फर्स्ट इंडो गल्फ काउंसिल फॉरेन मिनिस्टर्स मीट, तो विदेश मंत्री जो हैं जयशंकर पहुंच चुके हैं सऊदी की राजधानी। रविवार को 2 दिन की यात्रा है। इंडिया गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल में उन्हें हिस्सा लेना है। तमाम जो अगर देखेंगे विदेश मंत्री यहाँ पर मौजूद रहेंगे। इस वक्त जो है जयशंकर रियाद पहुंच चुके हैं। 3 देशों का उनका दौरा है, लेकिन रियाद से शुरुआत हो चुकी है। इसके बाद जर्मनी, स्विट्जरलैंड जाना है, जैसे कि उनका कार्यक्रम बताया जा रहा है। रियाद पहुंचे हैं और देखिए इंडिया गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल के तमाम विदेश मंत्रियों से मुलाकात करेंगे, चर्चा करेंगे। और इस बीच देखिए ये भी कोशिश की जाएगी, जैसे कि जयशंकर ने बाकायदा एक्स पर पोस्ट करके बताया, उन्होंने शुक्रिया अदा किया है डिप्टी मिनिस्टर का, अब्दुल मजीद का, और बाकायदा उन्होंने कहा है कि देखिए जीसीसी जो है एक इन्फ्लुएंशियल ग्रुप है, जिस तरह से उसमें जो उसके हिस्सेदार हैं, जैसे कि यूनाइटेड अरब अमीरात है, बहरीन है, सऊदी अरब है, ओमान है, कतर है या फिर कुवैत है। इसके साथ साथ देखिए भारत ने किस तरह से इनके साथ अपने रिश्ते पहले भी जो हमने देखा अतीत में अच्छे किए हैं। और निवेश का अगर हम जिक्र करें तो हमेशा से व्यापार की दृष्टि से भी भारत के रिश्ते सऊदी अरब के साथ अच्छे रहे हैं। ऐसे में रिश्तों को किस तरह से और ज़्यादा प्रगाढ़ किया जाए, इसी दिशा में ये जो मीटिंग है काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। और इसी के मद्देनज़र विदेश मंत्री जो है जयशंकर वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। उनका तयशुदा ये पहले का कार्यक्रम है और देखना होगा कि सऊदी अरब के जब दौरे पर विदेश मंत्री पहुंचे हैं तो क्या कुछ फैसले हमारे देश के हित में, भारत के हित में लिए जाते हैं और रिश्ते किस तरह से और ज़्यादा मजबूत होते हैं। तो बिल्कुल देखिए, लगातार ये कोशिशें की जाती रही हैं कि तमाम देशों के साथ में अपने संबंधों को और मजबूत कर सके भारत। और इसी के साथ अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। बात पैरा ओलंपिक से जुड़ी हुई। पैरा ओलंपिक्स में भारत का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। भारत ने अब तक कुल 29 पदक हासिल किए हैं और ये खबर दैनिक जागरण में इस खबर को जगह दी गई है। तो फिलहाल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत ने पेरिस 2024 खेलों में पैरा ओलंपिक का इतिहास में अपना सबसे सफल प्रदर्शन करते हुए कुल 29 पदक जीत लिए हैं, जिसमें कि 7 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य पदक शामिल रहे। इस उपलब्धि में टोक्यो 2020 के 19 पदकों को पीछे छोड़ दिया है, जिसमें 5 स्वर्ण शामिल थे। तो फिलहाल सबसे बेहतरीन प्रदर्शन इस बार का पैरा ओलंपिक्स के दौरान का बताया जा रहा है और इसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भारत के तमाम एथलीट्स को बधाई दी है। देखिए आपको वो हेडलाइन भी दिखा रहे हैं अखबार में जो छपी हुई है। ये देखिए, देश में नई खेल संस्कृति की नींव बन सकता है भारतीय पैरा खिलाड़ियों का प्रदर्शन। तो तारीफ की जा रही है और बताया जा रहा है कि भारतीय खिलाड़ियों ने टोक्यो के प्रदर्शन को बहुत पीछे छोड़ दिया है। 200 से ज्यादा पदकों के साथ चीन शीर्ष पर रहा है। बाकायदा अंक तालिका दी हुई है जिसमें भारत 18वें स्थान पर है। इसके साथ आपको ये भी बता दें कि पेरिस पैरालंपिक में भारत का अभियान समाप्त हो गया है। भारतीय खिलाड़ियों ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए टोक्यो पैरालंपिक के 19 पदकों के रिकॉर्ड को
पीछे छोड़ दिया है। खेलों में 19 पदक जीते थे और इस बार ये आंकड़ा जो है 29 का रहा है। ये पैरालंपिक शुरू होने से पहले दिए गए अब की बार 25 पार के नारे के अनुरूप है। पेरिस में भारत ने 7 स्वर्ण पदक जीते थे। ये एक ऐसा प्रदर्शन है जो समाज में दिव्यांग व्यक्तियों की आवाज को और ज्यादा बुलंद करने का काम करेगा। एथलेटिक्स में तो भारत ने कमाल कर दिया है, जहां कुल 17 पदक जीते हैं। टोक्यो में भारत ने 8 पदक एथलेटिक्स में जीते थे। पैरालंपिक के इतिहास में भारत ने पहली दफा ट्रैक इवेंट में मेडल जो है जीता है। प्रीति पाल ने 100 मीटर और 200 मीटर की T35 रेस में 2 पदक जीते हैं। इसके अलावा दीप्ति ने 400 मीटर T20 में कांस्य जीता है। तो प्रदर्शन काफी बेहतर आए भारत का। और इसी के साथ देखिए ये भी कहा जा रहा है कि खेल संस्कृति की नींव बन सकता है, यानी कि जो नया रिकॉर्ड कायम हुआ है इससे कहीं ना कहीं और ज्यादा बेहतरी देखने को मिल सकती है। और इसी के साथ सुर्खियां अखबार की में आज के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।